तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक्स को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दोनों बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये वीडियो दोस्तों 20 मार्च को होने वाले पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, इसलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन है 1967 के चौथे आम चुनाव में कौन कौन से संकट देखने को मिले। यानी कि 1967 का जब 4th जनरल इलेक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई थी। तो पहली प्रॉब्लम थी, दो प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हो चुका था, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू दोनों जल्दी जल्दी मर चुके थे। नए प्रधानमंत्री 1 साल भी नहीं हुआ था अभी उनको आए हुए, और इंदिरा गांधी के पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी। गंभीर आर्थिक संकट उस टाइम पर बना हुआ था क्योंकि 1962 में चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और 1965 में पाकिस्तान के साथ। मानसून की असफलता थी उस टाइम पे, व्यापक सूखा पड़ा हुआ था, खेती की पैदावार बहुत कम हो चुकी थी, गंभीर खाद्य संकट उस टाइम पर बन गया था, खाने पीने की चीज़ें बहुत कम हो चुकी थी, विदेशी मुद्रा भंडार जो था दोस्तों वो बहुत कम हो चुका था, यानी कि फॉरेन करेंसी जो थी वो बहुत कम हो चुकी थी। औद्योगिक उत्पादन जो है उस टाइम पे हमारा बहुत कम हो चुका था, चीज़ें बन ही नहीं रही थी देश के अंदर। निर्यात हमारा बहुत कम हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, जब चीज़ें बनेंगी ही नहीं, औद्योगिक उत्पादन कम होगा तो निर्यात कहाँ से करेंगे। सैन्य व्यय जो है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हम अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर रहे थे क्योंकि 2 लड़ाइयाँ हमारी हो चुकी थी, 62 और 65 की। रुपयों का अवमूल्यन भी हो गया था हमारा। पहले $1 हमारे 5 रुपये के बराबर था, लेकिन बाद में $1 हमारे 7 रुपये के बराबर हो गया, यानी कि हमारे रुपयों की वैल्यू कम हो गई उस टाइम पे। कीमतों में वृद्धि होती जा रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, खाद्यान्न की कमी हो चुकी थी, बेरोजगारी जो है उस टाइम पे बढ़ती जा रही थी, और इस वजह से दोस्तों विरोध भी जनता जो है बहुत सारा कर रही थी। सरकार को लगा कि जनता जो है विरोध ऐसे ही कर रही है, सरकार जनता की नाराजगी को समझ नहीं पाई। सरकार को लगा कि जनता जो है कानून और व्यवस्था की कमी की वजह से विरोध कर रही है, यानी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसलिए सरकार उस टाइम पे गुमराह हो गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों 1967 के अंदर ये सारी जो है चुनौतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद क्या होता है, यानी कि नॉन कांग्रेसिज्म क्या है। तो दोस्तों जो विपक्षी दल थे उस टाइम पे, जो अपोजिशन पार्टीज थी उस टाइम पे, उनको ये रियलाइज हो गया था उस टाइम कि कांग्रेस जो है सत्ता में इसीलिए है क्योंकि हमारे वोट्स का अभी विभाजन हो रखा है, यानी कि हमारे वोट्स जो है अभी डिवाइड हो रखे हैं, और इसीलिए अब हमारे को साथ में आना पड़ेगा। उनको ये बात रियलाइज हुई, उनको लगा कि हमारे पास अभी एक चांस है, हम सारे साथ में आ जाते हैं तो हम कांग्रेस को हटा सकते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस के अंदर उठा पटक भी चल रही है, ठीक है, और इंदिरा गांधी जो है उनके पास एक्सपीरियंस भी कम है। तो इसी रणनीति को राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आया राम गया राम का जुमला कहाँ से प्रचलित हुआ। दोस्तों आपको पता होगा ये जो जुमला है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हरियाणा का एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल, उन्होंने 3 बार अपनी पार्टी को चेंज करा था। पहले कांग्रेस से वो निकल के यूनाइटेड फ्रंट के अंदर गए थे, फिर यूनाइटेड फ्रंट से निकल के वापस कांग्रेस के अंदर आए, और अगेन 9 घंटे के अंदर वो यूनाइटेड फ्रंट के अंदर चले गए, और दोबारा फिर उन्होंने बोला कि अब मेरे को कांग्रेस के अंदर आना है। तो इसी मुद्दे पे वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि पहले ये गया राम था अब आया राम है, और यहीं से ये जो डायलॉग था, जुमला था, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिंडिकेट नाम का एक प्रभावशाली नेताओं का समूह था, और इसी सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को जिताया भी था। इन्होंने सोचा था कि इंदिरा गांधी एक कम एक्सपीरियंस वाली नेता है, नई नई प्रधानमंत्री बनी है, तो इंदिरा गांधी जो भी काम करेंगी वो हमसे पूछ के करेंगी। तो इस वजह से सिंडिकेट वालों ने इंदिरा गांधी को जिता दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना मुकाम बनाना स्टार्ट कर दिया था। इंदिरा गांधी ने पार्टी को वामपंथी रंग भी देना चालू कर दिया था। जैसे उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम निकाले, उन्होंने खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया और भूमि सुधार जैसे काम किए। अब 1969 में प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की एन संजीव रेड्डी से बनती नहीं थी। इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया उस टाइम पे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को, और उस टाइम तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने एस निजरंगप्पा जो थे, उन्होंने एक व्हिप जारी किया। उन्होंने कहा कि जितने भी जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी वोट डालें एन संजीव रेड्डी को। इंदिरा गांधी ने भी
आवाज निकाली अपनी और बोला कि मतदाता अंतरात्मा की आवाज सुने और वीवी गिरी को जिताएं। तो उस टाइम पे वीवी गिरी जो है उस टाइम जीत गए और 1969 के नवंबर में इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो दो भागों में टूट गई। सिंडिकेट वाली अलग हो गई, इंदिरा गांधी अलग हो गई। सिंडिकेट वाली पार्टी का नाम बना कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कांग्रेस ओल्ड भी कहते हैं कई लोग, और इंदिरा गांधी वाली पार्टी का नाम कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट। तो इस तरीके से दोस्तों कांग्रेस पार्टी का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे हुई, यानी कि हमारे को बेसिकली यहाँ पे 1971 के चुनाव के इलेक्शन के बारे में बताना है। तो दोस्तों 1969 में जब पार्टी का विभाजन हुआ तो उसके बाद से ही इंदिरा गांधी ने अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना स्टार्ट कर दिया था और 1970 के आते आते इंदिरा गांधी को लगा कि अब हम मजबूत हो चुके हैं, तो अब हमारे को लोकसभा को भंग करवा देना चाहिए और इलेक्शन करवा लेने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे को वोट ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने 1970 के अंदर ही लोकसभा को भंग करवा दिया था। दोस्तों मुकाबले के अंदर अब 3 लोग आ चुके थे 1971 का जो चुनाव था उसके मुकाबले के अंदर। एक थे कांग्रेस ओ, एक कांग्रेस आर और एक अदर्स। अदर्स वालों ने ग्रैंड अलायंस बनाया था। कांग्रेस ओ के अंदर दिग्गज नेता थे, सारे पुराने बड़े बड़े नेता। लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस ओ जीतेगी और कांग्रेस आर हमारी इंदिरा गांधी वाली पार्टी। उस टाइम पे सीपीआई जो थी वो कांग्रेस आर के साथ में खड़ी हुई थी। अब यहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के टाइम पे जो ग्रैंड अलायंस वाले थे उनका मुद्दा था इंदिरा हटाओ। उन्होंने बोला कि हम जो है हमारा सिंपल सा एक मुद्दा है इंदिरा को हटाने का। कांग्रेस ओ का भी सेम यही था, लेकिन कांग्रेस आर के मुद्दे बहुत सारे थे। उनका मुद्दा था गरीबी हटाओ, दूसरा था प्रीवी पर्स को खत्म करे। प्रीवी पर्स दोस्तों ये समझ लो एक बार, प्रीवी पर्स इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब बहुत सारे रजवाड़े जो थे वो हमारे देश के अंदर आने से मना कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने एक तरीके से उन रजवाड़ों के नेताओं को, राजा महाराजाओं को एक तरीके से लालच दिया था हमारे देश में आने का। उन्होंने बोला कि भाई हम आपको जो है बहुत सारे अधिकार देंगे, हम आपको संपत्ति रखने का, थोड़े पैसे आपको मिला करेंगे महीने के अंदर। तो उसी को प्रीवी पर्स कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि ये प्रीवी पर्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ है, विभाजन करती है हमारे देश का यहाँ पे और इससे भेदभाव फैल रहा है, तो हम इसको हटाएंगे। तो इंदिरा गांधी का मुद्दा था प्रीवी पर्स को ख़त्म करने का, आय और अवसरों की समानता को बढ़ाना, भू स्वामित्व। ये सारी चीज़ें से इंदिरा गांधी ने क्या करा, बहुत सारे लोगों को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लिया और सारी पब्लिक जो है इंदिरा गांधी के सपोर्ट में चली गई। अब दोस्तों जब 1971 के चुनाव का जब रिजल्ट निकला तो उस रिजल्ट के अंदर कांग्रेस ओ को मात्र 16 सीटें मिली, अदर्स वाले यानी जो ग्रैंड अलायंस वाले थे उनको मात्र 40 सीटें मिली और कांग्रेस आर हमारी इंदिरा गांधी वाली और सीपीआई ने मिलकर 375 सीटें कमाई और अकेले कांग्रेस ने 352 यानी 352 सीटों पे जीत हासिल करी। तो इस तरीके से दोस्तों 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना पुनर्स्थापना। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि आपातकाल के लगने के क्या कारण थे, या फिर आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपातकाल कैसे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तीनों का एक ही आंसर होने वाला है। तो आपातकाल की दोस्तों 3 पृष्ठभूमियां थी। पहली थी आर्थिक संदर्भ, दूसरी थी गुजरात और बिहार के आंदोलन और तीसरी थी न्यायपालिका के साथ संघर्ष। तो ये 3 पृष्ठभूमियां थी। अब हम इन तीनों को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आर्थिक संदर्भ के अंदर सबसे पहली बात ये आती है कि गरीबी हटाओ का जो नारा जो इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के आम चुनाव के अंदर, वो नारा फेल हो चुका था, जिसकी वजह से जनता के अंदर आक्रोश बढ़ रहा था कि भाई गरीबी तो हट ही नहीं रही है। तो ये आर्थिक संदर्भ का एक पॉइंट था। दूसरा, उस टाइम पे बांग्लादेश क्राइसिस हो गए थे। 1971 के अंदर हमारी बांग्लादेश के साथ लड़ाई हो गई थी, पूर्वी पाकिस्तान जो था पहले और बांग्लादेश बना था उस टाइम पे। तो हमारा पैसा जो है उस टाइम पे मिलिट्री में लग रहा था, तो उसकी वजह से आर्थिक संदर्भ के अंदर हमारी कठिनाइयाँ आ रही थी। तीसरा है यूएस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, सारी एड वगैरह सारी मदद देना हमारे को बंद कर दिया था। ऑयल के प्राइसेस के अंदर उस टाइम पे जो है बढ़ोतरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही थी। उस टाइम पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी दोस्तों वो भी बहुत कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही थी। अब सरकार ने क्या करा, खर्चा कम करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी सैलरी को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो लोग भी क्या हो गए, नाराज हो गए। और उस टाइम पे दोस्तों मॉनसून फेलियर भी आया, जिसकी वजह से उत्पादन जो है वो बहुत कम
हो गया था। 8% जो खेती थी वो हमारी डाउन चली गई थी। अब हमारा सेकंड जो हमारी पृष्ठभूमि है, गुजरात और बिहार के आंदोलन। गुजरात आंदोलन जो कि 1974 के अंदर चालू हुआ, जिसके कई सारे कारण थे, जैसे कि खाद्यान्न, खाद्य तेल, जरूरत की चीज़ों की बढ़ती कीमत और भ्रष्टाचार वगैरह। तो इन सब कारणों की वजह से गुजरात आंदोलन चालू हुआ था। दोस्तों, गुजरात आंदोलन जो है मोरारजी देसाई के द्वारा चलाया गया था। बाद में क्या हुआ, अपोजिशन पार्टीज ने भी इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस के विरोध के अंदर सारे लोग खड़े हो गए। अब कांग्रेस ने क्या करा, गुजरात के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया। सारे आंदोलनकर्ताओं ने मांग करी कि भाई यहाँ पे फ्री इलेक्शन जो है होना चाहिए। मोरारजी देसाई जो है भूख हड़ताल पे उस टाइम पे बैठ जाते हैं और 1975 के अंदर जो है उनको इलेक्शन करवाना पड़ता है सरकार को, और इलेक्शन के अंदर क्या होता है, कांग्रेस जो है हार जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों गुजरात आंदोलन जो है वो खत्म हो जाता है। दूसरा था बिहार आंदोलन। तो बिहार आंदोलन जो है वो भी मार्च 1974 के अंदर चालू हुआ। उसका भी कारण सेम थे, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, खाद्यान्न का भाव, ये सब। तो इनके कारण की वजह से गुजरात के अंदर जैसे आंदोलन चालू हुआ था, वैसे ही बिहार के अंदर भी जो है आंदोलन चालू हुआ। जो आंदोलन करता थे उन्होंने इनवाइट किया था इसके अंदर जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण ने इनवाइट होने पे 2 शर्तें रखी थी। उनका कहना था कि भाई पहला तो ये आंदोलन जो है पूरा अहिंसक होना चाहिए, नॉन वायलेंस हम फॉलो करेंगे इसके अंदर, और ये आंदोलन हम सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे, पूरे इंडिया के अंदर इस आंदोलन को हम लेके जाएंगे। तो उन्होंने जो है प्रोटेस्टर्स ने इन दोनों शर्तों को मान लिया जेपी नारायण की। तो जेपी नारायण भी इसके अंदर ऐड हो गए। जैसे ही जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन के अंदर ऐड होते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र से लोग जो है इसके अंदर जुड़ जाते हैं और संख्या जो है आंदोलनकर्ताओं की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये बिहार की कांग्रेस को बर्खास्त करने की मांग करते हैं, लेकिन सरकार जो है मना कर देती है। फिर ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं, हर जगह क्रांति लेके आते हैं। रेलवे कर्मचारी भी उस टाइम पे राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर देते हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो बेकार हो जाती है, ठप हो जाती है। और 1975 के अंदर जनता का ये संसद मार्च करते हैं, संसद तक सारे लोग जो है चल के जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई लोग इनकी बात को सुनते नहीं है, सरकार जो है बात नहीं मानती है। इंदिरा गांधी को ये लगता है कि भाई ये हमारे मतलब कि ऐसे पर्सनली जो है मेरे को टारगेट करके ये आंदोलन जो है किया जा रहा है। तो ये था दोस्तों बिहार आंदोलन। अब हमारी लास्ट पृष्ठभूमि थी न्यायपालिका के साथ संघर्ष। तो उस टाइम पर दोस्तों न्यायपालिका और संसद के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो उस टाइम पे संसद ने क्वेश्चन पूछे थे कई सारे न्यायपालिका से। तो उन्होंने पूछा जैसे कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, या फिर क्या संपत्ति के अधिकार की काट-छांट करी जा सकती है। यह संसद ने फिर लास्ट में कहा कि वह डीपीएसपी को प्रभावशाली बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। संसद का ऐसा मानना था, लेकिन न्यायपालिका ने क्या करा, तीनों ही क्वेश्चन के अंदर नो कर दिया, मना कर दिया साफ कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उस टाइम पे दोस्तों केशवानंद भारती केस भी हुआ 1973 के अंदर, और उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि न्यायपालिका ने बोला कि संसद जो है कभी भी संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों के अंदर चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, वो संविधान का मूल ढांचा है, तो उसके अंदर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सरकार ने मतलब संसद न्यायपालिका ने ऐसा बोल दिया, तो सरकार जो है उस टाइम पे थोड़ी हड़बड़ा सी गई और उसको बुरा लगा इन बातों का। अब यहाँ पे होता क्या है, मुख्य न्यायाधीश जो है एक उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ के बाद 3 मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पहले से ही होड़ के अंदर लोग खड़े हुए थे। 3 लोग थे वरिष्ठ न्यायाधीश, 3 लोग जो है पहले से खड़े हुए थे, और चौथे नंबर पे था एएन रे। तो सरकार ने क्या करा, अब एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, और ऊपर के जो 3 लोग थे वो ऐसे के ऐसे खड़े रह गए, उनकी सुनी भी नहीं गई। तो इसलिए उस टाइम पे सरकार और न्यायपालिका के बीच में लड़ाई झगड़ा जो है और ज़्यादा क्या हो गया, तेज हो गया। तो अब दोस्तों ये 3 हमने पूरी पृष्ठभूमियाँ पढ़ ली कि इनकी वजह से जो है आपातकाल लगाया गया था। पहले कौन सी थी, हमारी आर्थिक संदर्भ उस टाइम पे जो चल रहा था, बिहार और गुजरात के अंदर आंदोलन भी हो गए और न्यायपालिका के साथ लड़ाई हो गई। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो आपातकाल था उसकी घोषणा कैसे करी गई। तो दोस्तों राज नारायण जो थे उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ में केस फाइल करा था कि इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव के अंदर सरकारी मशीनरी का प्रयोग करा है, जो कि बिल्कुल अवैध है। अब उन्होंने ये केस फाइल करा। 12 जून 1975 में इस केस का फैसला सुनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा ने इसका फैसला सुनाया। उन्होंने बोला कि अब से इंदिरा गांधी एमपी नहीं रहेंगी, ठीक है, और वो अगर 6 महीने के अंदर अंदर अपना इलेक्शन करवा लेती हैं
हैं और वोट उनको मिल जाते हैं तब तो वो प्रधानमंत्री रहेंगी, नहीं तो उनको प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इंदिरा गांधी जो है वो सांसद रहेंगी, लेकिन वो लोकसभा के अंदर उनकी गतिविधियों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुना दिया। अब इसी बात को लेके दोस्तों जो बिहार आंदोलन वाले लोग थे, क्योंकि वो आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो आंदोलन चल रहा था लगातार, तो बिहार आंदोलन वाले लोग जो है उन्होंने क्या करा, 25 जून 1975 के अंदर रामलीला मैदान के अंदर रैली करी। 24 जून 1975 को फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगले ही दिन 25 जून 1975 में रामलीला मैदान के अंदर बिहार आंदोलन वालों ने क्या करा, रैली करी। उसके अंदर जयप्रकाश नारायण वगैरह सारे लोग जो है खड़े हुए थे। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने कॉल करा फखरुद्दीन अली अहमद को, हमारे प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या करा, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल जो है पूरे देश के अंदर लगा दिया। 352 जो है आर्टिकल के अंदर दोस्तों लिखा है कि बाहरी और अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका में सरकार जो है आंदोलन कर मतलब कि आपातकाल लगा सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे देश के अंदर उस टाइम पे आपातकाल जो है लगाया गया। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा वो कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर के अंदर आता है। तो अब हम देखते हैं कि आपातकाल के क्या क्या परिणाम निकल कर आए। तो पहला परिणाम था कि विपक्षी नेताओं को अरेस्ट किया गया, प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी जैसे ग्रुप्स को बैन कर दिया गया ताकि ये सांप्रदायिक हिंसा को भड़का ना पाए। मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया गया। निवारक नजरबंदी का बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सरकार जो है आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। तो सरकार ने निवारक नजरबंदी का उस टाइम पे बहुत गलत फ़ायदा उठाया और गलत तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और उस टाइम पे सरकार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को भी निष्प्रभावी कर दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार का मतलब होता है कि आप अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट के अंदर जाके चुनौती दे सकते हो। तो सरकार ने ये अधिकार भी जनता से जो है छीन लिया। उस टाइम पे जो राजनेता जो बचकर भाग गए थे वो सारे अंडरग्राउंड हो गए और सरकार के विरोध में उन्होंने एक मुहिम जो है उसको छेड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन नाम के जो दो अखबार थे उन्होंने अपने अखबार के अंदर पेजों को ब्लैंक छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये उनका एक तरीका था सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने का। और यहाँ तक कि दोस्तों सेमिनार और मेन स्ट्रीम नाम की दो मैगजीन ने तो अपनी मैगजीन को छापना ही बंद कर दिया। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत ने अपना जो पुरस्कार था पद्म भूषण उसको सरकार को वापस लौटा दिया। हिंदी लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु, उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार भी सरकार को वापस लौटा दिया। उन्होंने भी अपना विरोध प्रकट किया। और उस टाइम पे दोस्तों पार्लियामेंट ने संविधान के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी करे, जैसे कि पीएम, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अब अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 42वां संशोधन भी किया उन्होंने, जिसके अंदर विधायिका का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। तो ये सारे दोस्तों आपातकाल के जो है परिणाम निकल कर आए। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि बीजेपी कैसे बनी और वो प्रचलित कैसे हो गई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि साबानो केस क्या था या अयोध्या विवाद क्या था, तो उसका भी आंसर आपको इसी के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों इमरजेंसी के बाद भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गई थी, लेकिन आपको पता होगा कि जनता पार्टी का पतन हो गया था। तो जनता पार्टी के पतन के बाद जो भूतपूर्व जनसंघ के जो समर्थक लोग थे, जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या करा था 1980 के अंदर बीजेपी पार्टी को बनाया था। तो इस तरीके से बीजेपी पार्टी बनी थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बीजेपी पार्टी जो है वो प्रचलित कैसे हो गई। तो दोस्तों 1986 के अंदर 2 घटनाएं घटी थी। पहली थी शाबानो केस और दूसरी थी अयोध्या विवाद। तो इन्हीं 2 घटनाओं की वजह से बीजेपी जो है प्रचलित हो गई थी। तो पहले डिस्कस करते हैं हम अपने शाबानो केस को। तो 62 वर्षीय एक तलाकशुदा महिला थी शाबानो, जो मुस्लिम महिला थी। अदालत में अर्जी दी थी इन्होंने अपने भूतपूर्व पति से भत्ता लेने के लिए। सर्वोच्च अदालत जो थी उन्होंने इसका सपोर्ट भी करा था शाबानो का, लेकिन पुरातन पंथी जो मुसलमान थे वो ऐसा सोच रहे थे कि ये हमारे पर्सनल लॉ के खिलाफ है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि कुछ मुस्लिम नेताओं ने की मांग पर मुस्लिम महिला अधिनियम निकाला कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उस टाइम पर वो सत्ता में थी। तलाक से जुड़े अधिकारों को उन्होंने क्या करा, डिस्कस किया। अब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको निरस्त कर दिया गया। अब यहाँ पर बीजेपी जो थी, बीजेपी ने क्या करा, आंदोलन करना चालू करा और इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करी। बीजेपी ने बोला ये बात गलत है,
तलाकशुदा जो महिला हैं शाबानो, उनको जो है भत्ता वगैरह मिलना चाहिए। तो बीजेपी ने इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आलोचना करी और इस चीज़ की वजह से बीजेपी ने क्या करा, नाम कमाया। अब हम दूसरे केस को डिस्कस करेंगे, अयोध्या विवाद को। तो बाबरी मस्जिद जो थी दोस्तों वो बनाई गई थी मीर बाकी के द्वारा। तो अब हम डिस्कस करेंगे अयोध्या विवाद को। तो दोस्तों बाबरी मस्जिद जो थी वो मीर बाकी के द्वारा 16वीं सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी, जो कि बाबर का सिपह सलार था। अब कुछ हिंदू ऐसा सोचते थे कि यहाँ पर राम मंदिर पहले हुआ करता था और राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद जो है बनाई गई थी। तो अब यहाँ पर इसी बात को लेकर विवाद था। अब इसमें क्या हुआ, अदालती मुकदमा जो है उसका रूप ले लिया इसने, और मुकदमा जो है कई दशकों तक चला। लेकिन 1940s के अंतिम सालों के अंदर मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया। अब बाद में जाके क्या हुआ, फैजाबाद जिला न्यायालय के अंदर फरवरी 1986 के अंदर फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद के अहाते में लगे ताले को खोला जाए, ताकि हिंदू लोग जितने भी हैं वो वहाँ पर जो क्या कर पाए, पूजा पाठ कर पाए, क्योंकि वो इस स्थान को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। अब ये जब फैसला सुनाया गया फैजाबाद जिला न्यायालय के द्वारा, तो इसके बाद दोबारा से अब यहाँ पे हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन जो है आपस में भिड़ गए। अब यहाँ पे बीजेपी जो है इसको दोबारा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है बना लेती है, और बीजेपी जो है कई सारे जो है उस टाइम पे प्रोग्राम वगैरह करती है, कार्यक्रम वगैरह करती है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलके। अब जन समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी ने एक बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा भी निकाली थी यूपी के अयोध्या तक। अब दोस्तों होता क्या है कि जो सपोर्टर्स होते हैं, जो समर्थक जो होते हैं राम मंदिर निर्माण के, वो दिसंबर 1992 के अंदर कार सेवा का आयोजन करते हैं और वो राम भक्तों से श्रमदान करने का आह्वान करते हैं। अब पूरे देश के अंदर जैसे ही ये बात पता लगती है तो वातावरण बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पर दोस्तों ऑर्डर भी देता है कि भाई अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, विवादित स्थल की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे सुरक्षा नहीं करी जाती और लोग जो है उस टाइम पे जुट जाते हैं और मस्जिद को गिरा दिया जाता है 6 दिसंबर 1992 के अंदर। तो ये था दोस्तों आपका अयोध्या विवाद। तो इस तरीके से बीजेपी ने इन दोनों को मुद्दा बना के, शाबानो केस को और अयोध्या विवाद को मुद्दा बना के बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रचलित हो गई थी बीजेपी, नाम कमा लिया था उसने इंडिया के अंदर। 2002 के अंदर जो मुस्लिम विरोधी दंगे करे गए थे गुजरात के अंदर, उसके बारे में हमारे को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। तो फरवरी मार्च 2002 के अंदर गुजरात के मुसलमानों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर दोस्तों हिंसा करी गई थी। गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी थी जो अयोध्या से आ रही थी और वो कार सेवकों से भरी हुई थी। अब उस ट्रेन के अंदर आग लगाई जाती है या लग जाती है, 57 लोगों की उसके अंदर जो है मौत हो जाती है। ऐसा संदेह करा जाता है कि वो आग मुसलमानों के द्वारा लगवाई गई थी। अगले ही दिन गुजरात के अंदर मुसलमानों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हिंसा हो जाती है और एक महीने के अंदर 1100 व्यक्ति जो है उनकी हत्या कर दी जाती है, जिनमें से ज़्यादातर व्यक्ति जो थे मुस्लिम थे। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गुजरात गवर्नमेंट की आलोचना भी करता है उस टाइम पे कि वो हिंसा को बिल्कुल रोक नहीं पाए, उन्होंने भुक्तभोगियों को राहत भी नहीं दे पाई और हिंसा करवाने वालों पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी गई। तो इस तरीके से दोस्तों गुजरात के अंदर मुसलमानों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हिंसा करी गई। वो क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं और कमियां बताएं। तो विशेषताओं और कमियों दोनों के लिए मैंने आपको चैनल के ऊपर एक ट्रिक बताई थी। विशेषताओं के लिए ट्रिक थी CUET से पास होकर DO में एडमिशन लिया। C से था कम्युनिकेशन सिस्टम कि वहाँ की संचार प्रणाली जो थी वो बहुत अच्छी थी। U से अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि वहाँ पर बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी नहीं थी। E से इकोनॉमी की उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो सेकंड नंबर पे थी, फर्स्ट पे USA वाली थी। T से ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे आवागमन की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। S से स्टेट कंट्रोल की, वहाँ पे सारी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में थी। P से पिन से लेकर कार तक सारी चीज़ें वहाँ पर खुद बनती थी। D से डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी कि वहाँ पे घरेलू उद्योग जो थे काफ़ी बढ़िया थे। और U से है ऊर्जा संसाधन यानी वहाँ पे ऊर्जा संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। तो ये हो गई है उसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं कमियों की। तो कमियों के लिए ट्रिक थी ITI में ABCD लिखकर फाड़ दिया। R से था रशिया यानी रशिया 14 कंट्रीज़ के ऊपर कंट्रोल करता था, उनको बोलने की आज़ादी तक नहीं दिया करता था। T और I से है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इन दोनों के मामले में, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा के मामले में सोवियत संघ काफ़ी पीछे रह गया था, ये उसकी कमी थी। A से अकाउंटेबल की, वहाँ की सरकार बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी, अकाउंटेबल नहीं थी। B से ब्यूरोक्रेसी यानी कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जो थी उसका शिकंजा जो है कसता चला गया था जनता के ऊपर। C से है कम्युनिस्ट पार्टी की, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। D से डेमोक्रेसी, वहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जनता
जनता के लिए थी ही नहीं वहाँ पे, इसीलिए जनता अपनी बातों को चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करा करती थी। पी से है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आकांक्षाएं, कि वहाँ की जनता की जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं जो थी, इच्छाएं जो थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से विशेषताओं और कमियों वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम निकले। तो पहला परिणाम निकला कि शीत युद्ध जो था वो खत्म हो गया, और शीत युद्ध के अंदर जो हथियारों की और विचारधारा की लड़ाई चल रही थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरा परिणाम निकला कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध जो थे वो बदल गए। पहले यूएसएसआर के साइड थे पूर्वी यूरोप के देश, बाद में यूएसए की साइड चले गए, तो शक्ति संबंध जो है बदलते हुए नजर आए। अगला परिणाम निकला कि नए देशों का उदय हुआ, बहुत सारे 15 कंट्रीज निकल कर आई नई नई दुनिया के अंदर। उसमें से जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे और जो बाल्टिक गणराज्य थे, बाल्टिक गणराज्य के लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी, ALL ऑल। ए से था एस्टोनिया, एल से लैटविया और एल से लिथुआनिया। तो ऑल जो थे बाल्टिक गणराज्य वो नाटो और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ के अंदर शामिल होना चाहते थे। मध्य एशियाई देशों ने क्या करा, अपनी भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाया और तेल वगैरह बेचना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से सोवियत संघ के ये परिणाम निकले विघटन के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शॉक थेरेपी से क्या क्या परिवर्तन हुए और शॉक थेरेपी से क्या क्या परिणाम निकले। दोस्तों दोनों के लिए मैंने आपको ट्रिक याद करवाई है, परिवर्तन अलग चीज़ है और परिणाम अलग चीज़ है। तो परिवर्तन के लिए आपको मैंने ट्रिक याद करवाई थी शॉक थेरेपी के लिए, कि शॉक थेरेपी में JFC चलता है। पूरी दुनिया के अंदर KFC चलता है, लेकिन शॉक थेरेपी में JFC चलता है, ये आपको याद रखना है। तो एस से आपको याद रखना है स्टेट एसेट्स, यानी कि शॉक थेरेपी के बाद क्या हुआ, जो स्टेट एसेट्स थे, जो राज्य की संपदा थी, वो सारे राज्यों की संपदा का निजीकरण कर दिया गया। ठीक है। बाद में जे से है जॉब, यानी कि जॉब का भी निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। एफ से फ्री ट्रेड की मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया। सी से है कलेक्टिव फार्मिंग, यानी कि जो सामूहिक फार्मिंग हुआ करती थी वो निजी फार्मिंग के अंदर बदल गई। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन निकल कर आए। अब है शॉक थेरेपी से क्या क्या परिणाम निकले। तो परिणाम के लिए मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी, आजा रात में खेती करें GPS में मध्य प्रदेश। दोस्तों ये ट्रिक आप जो है एक बार चैनल के ऊपर जाके चैप्टर खोलोगे तो उसमें आराम से ये ट्रिक जो है आपको पूरी देखने को मिल जाएगी और आपको सारे परिणाम जो है वो याद हो जाएंगे। तो एक बार उस वाले वीडियो को देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पूर्वी साम्यवादी देशों में कैसे संबंध है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और रूस में कैसे संबंध है। तो दोनों के लिए एक ही आंसर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो आर्थिक संबंध पहले हम लिखेंगे तो भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में कई बार रशिया ने टेक्नोलॉजी से भी हमारी मदद करी है और कई बार आर्थिक रूप से भी हमारी मदद करी है, पैसों से भी मदद करी है। तो ये हम उसमें बताएंगे। और एक बार दोस्तों पहले के टाइम पे भारत में विदेशी मुद्रा की बहुत ज़्यादा कमी थी और उस टाइम पे भारत जो है किसी भी कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा था। तो रशिया जो था, रशिया ही एक ऐसी कंट्री हमारे सामने बनकर आई थी जिसने हमारे रुपयों को भी स्वीकार करके हमारे साथ जो है व्यापार किया था। तो ये भी हमारे को दर्शा रहा है कि इंडिया और रशिया के अंदर आर्थिक संबंध जो है काफ़ी बढ़िया है। राजनीतिक संबंध की जब हम बात करते हैं तो यूएनओ में रशिया हमेशा हमारा सपोर्ट करता है जब भी कश्मीर मुद्दा उठाया जाता है। 1971 के अंदर रशिया ने हमारे साथ 20 वर्षीय मैत्री समझौता भी करा था। 2001 के अंदर भी रशिया ने हमारे साथ भारत रूस सामरिक समझौता किया जिसके अंदर 80 द्विपक्षीय मामलों पर हस्ताक्षर किए गए। तो राजनीतिक संबंध भी काफ़ी बढ़िया है हमारे। सैन्य संबंध की बात करें तो इंडिया बहुत सारी जो मिलिट्रिकल वेपन्स वगैरह होते हैं वो रशिया से ही इंपोर्ट करता है, तो इसलिए सैन्य संबंध भी हमारे काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक संबंधों की अगर हम बात करें तो हमारे जो हिंदी फिल्में हैं, हिंदी गाने हैं, ये सब रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। और अमिताभ बच्चन से लेकर राज कपूर तक सारे जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं, एक्टर्स वगैरह हैं, वो सब भी रशिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक बार यहाँ से जो है इंडिया से लेखकों का समूह भी जो है यहाँ से गया था रशिया के अंदर ट्रैवलिंग करने के लिए, उनकी संस्कृति को पहचानने के लिए। यानी कि आप कह सकते हो कि भाई इंडिया और रशिया के अंदर सांस्कृतिक संबंध है वो भी क्या है, काफ़ी बढ़िया है। बात करते हैं मार्शल योजना की। तो दोस्तों अमेरिका ने जो यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जो मदद करी है उसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला है आसियान समुदाय क्या है। तो आसियान समुदाय 2003 के अंदर बनाया गया था। इसके 3 स्तंभ हैं, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है उत्पादन के लिए आधार तैयार करना और एक साझा बाजार यानी एक कॉमन मार्केट को बिल्ड करना। आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है छोटी मोटी लड़ाइयों को खत्म करना ताकि वो एक बड़े युद्ध का रूप ना ले पाए। सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचा
बचा के रखना। अगला क्वेश्चन है आसियान क्षेत्रीय मंच। तो आसियान क्षेत्रीय मंच का सिंपल सा उद्देश्य था कि सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल को बढ़ाना, इसी के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा यूरोपीय संघ कैसे बना, यूरोपीय संघ की विशेषताएं और कमियां, और आसियान कैसे बना और आसियान की कमियां और विशेषताएं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आप करके जाना अपने एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने भी अपने चैनल के ऊपर जब चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ों को डिस्कस करा है, तो वो वीडियो जो है आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ, यानी कि चाइना जो है, चाइना की इकोनॉमी आज इतनी बड़ी कैसे हो गई है उसके बारे में हमारे को पढ़ना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। 1949 के अंदर माओ के नेतृत्व में चाइना के अंदर साम्यवादी क्रांति करी गई थी और उसी के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। अब दोस्तों हुआ यहाँ पर यह कि चाइना ने आज़ाद होने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सोवियत मॉडल को अपना लिया, पूंजीवादी देशों के साथ अपने सारे रिलेशंस को उसने ख़त्म कर दिया और चाइना ने ये सोचा कि हम अपना पैसा जो है वो खेती से निकालेंगे और इंडस्ट्री के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि चाइना के अंदर अच्छी खासी खेती के लिए उस टाइम पे ज़मीन थी। तो उस टाइम पे उसने सोचा कि हम अपना पैसा खेती से निकाल कर इंडस्ट्री पर लगा कर अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करेंगे। अब यहाँ पर हुआ ये आयातित सामानों को चाइना ने घरेलू स्तर पर ही बनाना स्टार्ट किया। सभी नागरिकों को चाइना ने बोला हम रोजगार और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं भी देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको मिलेंगी और चाइना की इकोनॉमी 5 से 6% जो है वो ग्रो भी कर रही थी। लेकिन अब उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आना स्टार्ट हुआ, जैसे कि उसकी पॉपुलेशन 2 से 3% वो भी ग्रो कर रही थी। खेती की पैदावार जो है वो सफिशिएंट मात्रा में पैसा दे नहीं पा रही थी, क्योंकि खेती उस टाइम पे पारंपरिक तरीके से की जाती थी, ये भी एक समस्या थी। बढ़ती जनसंख्या को विकास का फायदा भी नहीं हो पा रहा था, प्रति व्यक्ति आय जो थी वो बहुत कम हो चुकी थी, विदेशी व्यापार ना के बराबर हो चुका था। तो ये सारी समस्याएं चाइना के अंदर आना स्टार्ट हुआ। अब चाइना ने क्या करा, इनका जो है सोल्यूशन या आप कह सकते हो इनका समाधान निकालना स्टार्ट किया। इसलिए चाइना ने 1972 के अंदर दोबारा अमेरिका के साथ संबंध बनाए। 1973 में चाइना के अंदर चाउ एन-लाई आया, जिसने 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया, खेती के ऊपर, उद्योगों के ऊपर, सेना के ऊपर और विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर चाउ एन-लाई ने ध्यान दिया ताकि चाइना जो है ग्रो कर सके। 1978 में डेंग शाओपिंग आया, जिन्होंने ओपन डोर पॉलिसी मतलब कि खुले द्वार की नीति को लेकर आए वो। और 1982 के अंदर चाइना के अंदर खेती का निजी और 1998 के अंदर उद्योगों का निजीकरण किया गया और 2001 में चाइना जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के अंदर शामिल भी हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो। अगला क्वेश्चन हमारा कि चीन के साथ भारत के कैसे संबंध हैं। तो दोस्तों अगर हम पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले की बात करें तो दोनों देश जो थे अपने अपने क्षेत्रों के अंदर ग्रो कर रहे थे और दोनों के संबंध जो थे ना तो अच्छे थे ना खराब थे, ठीक है। तो दोनों ही देश जो है अपने क्षेत्रों के अंदर ग्रो कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा उस टाइम पे हमारे देशों के बीच में नहीं था। अब दोनों देश जो है फिर बाद में गुलाम बन गए, ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको गुलाम बना लिया गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे ये उम्मीद लगाई गई कि आज़ादी के बाद दोनों देश जो है साथ में आकर यहाँ पे क्या करेंगे, एशिया के भविष्य को संभालेंगे। और इसीलिए उस टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई जो था उसका नारा भी फेमस हुआ। 1950 के अंदर जो है दोस्तों चीन ने लेकिन ये फैसला लिया कि तिब्बत को जो है वो हड़पेंगे। तो चीन ने तिब्बत को हड़पने के लिए एक फैसला लिया और भारत चीन सीमा पर जो है बस्तियां भी बनाई गई। तो इसको लेकर दोनों देशों के बीच में थोड़ी खटास पैदा जो है होना स्टार्ट हो गई। और 1962 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के ऊपर चाइना ने अपना दावा किया और लद्दाख के अक्साई चीन को लेकर भी, और इन दोनों इलाकों को लेकर जो है दोनों देश क्या हो गए, लड़ पड़े। और 1962 के अंदर इंडिया जो है हार जाता है। तो इस कारण से दोनों देशों के बीच में संबंध जो है खराब हो जाते हैं और 1976 तक सारे संबंध जो है वो खत्म रहते हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं होती। लेकिन 1981 के अंदर सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की एक श्रृंखला लगाई जाती है ताकि लड़ाई झगड़ा जो है उसको सॉल्व किया जा सके। और 1988 के अंदर राजीव गांधी जो है वो चीन का दौरा करने के लिए जाते हैं और एक ट्राई करते हैं कि भाई दोनों देशों के बीच में संबंध जो है अच्छे हो जाए। और उसके बाद लेकिन दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान आज के टाइम में बहुत सारा हमारे को देखने को मिलता है इंडिया चाइना के बीच में। तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग हमारे को देखने को मिलता है। सीमा पर 4 पोस्ट के लिए समझौता भी किया गया है इंडिया और चाइना के बीच में ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। और 1999 से भारत चीन के व्यापार में 30% वार्षिक की दर से वृद्धि होती जा रही है। और 1992 में दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ है और 2006 के अंदर 18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और अब दोस्तों ये डाटा जो है ये 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का होता जा रहा
है, बढ़ता जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि इस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में थोड़े जो है माहौल जो है सही हो रखे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया कैसा क्षेत्र है। तो दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका भी और विश्वास भी, सारी चीजें साथ साथ चलती है। उत्तर के अंदर विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है बहुत बड़ा, पश्चिम का अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और इन सब चीजों की वजह से यह क्षेत्र एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रह पाता है, स्टेबल क्यों नहीं रह पाता है। तो उसका पहला आंसर है, हमारा पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिच क्लास है वो चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्टेबल रहे, क्योंकि वहाँ पर वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी लोकतंत्र आ जाता है तो हमारी पावर जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। दूसरा है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर हमेशा तनातनी बनी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सेना के समर्थक समूह है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। वहाँ की जो जनता है वो सपोर्ट करती है मिलिट्री को, क्योंकि जनता को लगता है कि भाई अगर हमारे को इंडिया से बदला लेना है लड़ाई का तो हमारे को मिलिट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए भी वहाँ पे जो है हमेशा लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कभी भी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को समर्थन नहीं मिला है। यूएसए, यूके वगैरह ये सब चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर हमेशा मिलिट्री शासन जो है वो बना रहे, क्योंकि मिलिट्री शासक जो है वो ही हमेशा क्या कर सकता है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के उनको आतंकवादियों के हाथ में जाने से बचा सकता है। अगर एक लोकतांत्रिक सरकार होगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी, और अगर आतंकवादियों के हाथ में मिलिट्रिकल वेपन्स आ गए तो हमारे ऊपर खतरा हो सकता है। कई सारे क्वेश्चन जैसे कि भारत और पाकिस्तान में कैसे संबंध है, भारत और श्रीलंका में क्या संबंध है, भारत और भूटान में क्या संबंध है, भारत और बांग्लादेश के संबंध, भारत नेपाल संबंध, भारत मालदीव संबंध, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जो है पढ़ाई करके जानी है। सारे संबंधों को एक बार देख लेना है। हमने जब चैप्टर डिस्कस करा था इसको अपने चैनल के ऊपर, तो मैंने सारे संबंधों के बारे में, सारे रिलेशंस के बारे में आपको कवर करवाया था, तो वो एक वीडियो आप देख लोगे तो ये सारे संबंध आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को समझाएं, या फिर आपके विचार से क्या यूएनओ अमेरिकी प्रभुत्व को रोक सकता है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर सिंपल सा एक होगा कि आज के टाइम पे अगर हम यूएनओ को देखें तो जी हाँ दोस्तों, यूएनओ जो है आज के टाइम पे एक ध्रुवीय विश्व के अंदर बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है। अगर यूएनओ नहीं होगा तो यूएसए जो है सिर्फ अपनी मनमानी चलाएगा। तो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यूएसए और बाकी दुनिया के बीच में अगर हम संवाद कायम करवाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, या फिर आप बात करो कि एक हम मंच उपलब्ध करवाना चाहते हैं, तो वो काम सिर्फ यूएनओ कर सकता है। इसलिए भी यूएनओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन करवाने के लिए। और अगला, यूएनओ के अंदर दोस्तों 190 और अभी के टाइम पे तो 194 या 93 देश हैं यूएनओ के अंदर। तो यूएनओ के अंदर अच्छा खासा जो है आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यूएसए कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि भाई यूएनओ के पास इतने सारे देश हैं और सारे देश अगर मेरा जो है अगेंस्ट में एक साथ जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल बात जो है हो सकती है। इसलिए भी यूएसए जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा चुपचाप जो है रहता है। तो इसीलिए यूएनओ जो है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत हमारे को सबसे पहले तो युद्ध और शांति के मामले में पड़ती है, यानी कि हम कोई भी वॉर को ख़त्म करवाना चाहते हैं या हम पीस को स्टैब्लिश करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है चाहिए होती है। दूसरा दोस्तों, कुछ काम ऐसे आते हैं राष्ट्रों के सामने जिनको जो है वो अकेले कभी कर ही नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पॉल्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो कभी भी हम किसी एक कंट्री से पॉल्यूशन थोड़ी ख़त्म कर सकते हैं, हमारे को वो पूरी दुनिया से ख़त्म करना पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसी महामारियाँ आ जाती हैं, एग्जाम्पल के लिए कोरोना वगैरह, तो इनको हम किसी एक कंट्री से ख़त्म नहीं कर सकते, पूरी दुनिया से हमारे को ये ख़त्म करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे को कई सारे देशों को साथ में आने की ज़रूरत है, और इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि सारे देश जो है साथ में आके इन सब चीज़ों के लिए सॉल्यूशन निकाल पाएँ। और दोस्तों राष्ट्रों के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे को चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में
कौन कौन से 2 प्रकार के सुधारों की बात चल रही है। तो सबसे पहले सुधारों की बात चल रही है संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार, और दूसरे हैं संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मसलों की जो समीक्षा जो है होनी चाहिए। तो ये 2 प्रकार के सुधारों की बात चल रही है, बनावट और प्रक्रिया में, और दूसरा न्यायाधिकार वाले में। संगठन की बनावट और प्रक्रिया के अंदर बोला जाता है कि भाई यूएनओ की जो बनावट है उसके अंदर सुधार होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर दोनों की संख्या जो है बढ़नी चाहिए। प्रक्रिया के अंदर दोस्तों कई सारे जो पश्चिमी देश है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई जो जितने भी जो सारे देश है यूएनओ के अंदर उन सबको बराबर का जो है पैसा यूएनओ को देना चाहिए, यानी कि बजट के अंदर जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों न्यायाधिकार वाला सुधार। तो न्यायाधिकार के अंदर बोला जाता है कि जो यूएनओ की जो काम करने की जो लिस्ट है उसके अंदर समीक्षा होनी चाहिए कि यूएनओ कौन कौन से काम करेगा, कौन से नहीं करेगा। कई देशों का मानना ऐसा है कि यूएनओ को जो है बहुत सारे काम करने चाहिए, लेकिन वही कई देशों का ऐसा मानना भी है कि नहीं, अगर यूएनओ को हम सारे काम दे देंगे तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, और इसीलिए हमारे को जो न्यायाधिकार है उसके अंदर उसको थोड़े बहुत काम जो है रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनने के लिए कौन से मानदंड जो है सुझाए गए थे। तो दोस्तों कई सारे मानदंड सुझाए गए थे। जैसे सबसे पहला था कि वो जो देश जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है उसकी आर्थिक शक्ति अच्छी खासी होनी चाहिए, सैन्य शक्ति उसकी अच्छी होनी चाहिए, यूएनओ के बजट में उसका योगदान अच्छा खासा होना चाहिए, बड़ी जनसंख्या वाला देश होना चाहिए। अगला है कि उसके पास डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की जो रिस्पेक्ट करना चाहिए उस देश को, और बड़ी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो ये सारे मानदंड सुझाए गए थे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पा रहा है। अब दोस्तों इसका आंसर आपको एक तो ये पता है कि भाई पाकिस्तान और चाइना हमारे को कभी भी सपोर्ट नहीं करते स्थायी सदस्य बनने के लिए। चाइना वैसा वीटो पावर का इस्तेमाल करता है कि इंडिया को हम परमानेंट मेंबर नहीं बनने देना चाहते। लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों कई सारे और भी रीजंस है, जैसे कि कई सारे देशों का ऐसा मानना है कि इंडिया के पास परमाणु हथियार भी है और इंडिया ने अभी तक एनपीटी को, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तो इसलिए हम जो है अगर यूएनओ के अंदर इंडिया को परमानेंट सदस्य बना देते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। अगला बोलते हैं दोस्तों वो लोग कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं, इसलिए इंडिया जो है बिल्कुल ही प्रभावशाली काम नहीं करेगा परमानेंट मेंबर बनने के बाद भी। अगला है कि अगर कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि अगर आप इंडिया को शामिल कर ही रहे हो तो आपको ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और साउथ अफ्रीका को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी कम नहीं है फिर इंडिया से। और अगला कई लोगों का मानना ऐसा भी है कि अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की संख्या बढ़ानी ही है तो आपको अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरे के नए स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले खतरे का नया स्रोत है आतंकवाद, यानी कि आजकल जो टेररिज्म है, आतंकवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आतंकवाद का मतलब वो सिंपल पुराने वाले आतंकवाद से नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है राजनीतिक खून खराबे से। यानी कि आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो राजनीतिक खून खराबा करती है, कैसे लोगों का शोषण कर रही है, तो वो भी बहुत बड़ा खतरे का एक नया स्रोत है। दूसरा है मानवाधिकार, यानी कि आजकल मानव के अधिकारों को छीना जा रहा है, तो ये भी एक खतरे का नया स्रोत है। और मानवाधिकार को दोस्तों 3 श्रेणियों के अंदर रखा गया है। पहला है राजनीतिक अधिकार, जिसके अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह, राइट टू वोट वगैरह आते हैं। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। आर्थिक अधिकार के अंदर जैसे कि राइट टू मिनिमम वेजेस, की कम से कम पैसा मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। सामाजिक अधिकार का मतलब है कि भाई समाज के अंदर उनके साथ भेदभाव ना होना चाहिए। अगला है कि उपनिवेशिक जनता प्लस अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको भी अधिकार होने चाहिए। तो ये है मानवाधिकार के अंदर। अगला हमारा खतरे का नया स्रोत है वैश्विक निर्धनता। आजकल जो पॉवर्टी है, जो निर्धनता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये भी खतरे का एक नया स्रोत बनती जा रही है। उसके बाद है माइग्रेशन, यानी कि प्रवास। प्रवास के अंदर दोस्तों 2 चीज़ें आती हैं, एक होते हैं अप्रवासी और एक होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी जो दोस्तों वो होते हैं जो मजबूरी के अंदर जो जिनको प्रवास करना पड़ता है। मजबूरी के अंदर मतलब जैसे क्या है कि बाढ़ वगैरह आ गई, उनका घर वगैरह टूट गया, या फिर उनका देश जो है किसी के द्वारा पराजित कर दिया गया तो उनको अपना देश छोड़ना पड़ गया। यानी कि जब भी लोग मजबूरन जो है अपना देश छोड़ते हैं तो वो होते हैं शरणार्थी। तो उनसे तो हम दोस्तों कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक होते हैं अप्रवासी, जो कि अपनी मर्जी से अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं, और वो लोग जो है फिर बाद में जाके देशों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो इसीलिए माइग्रेशन भी एक खतरे का नया स्रोत है।
अगला है स्वास्थ्य महामारी यानी कि एपिडेमिक्स वगैरह जैसे आजकल आते ही रहते हैं, जैसे कोरोना वगैरह। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की सुरक्षा की रणनीतियों को बताएं। तो पहली भारत की सुरक्षा की रणनीति है सैन्य क्षमता को सुदृढ़ करना, यानी कि अपनी मिलिट्री को एकदम पावरफुल बनाना पहली सुरक्षा की रणनीति है। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर है उनको और ज़्यादा मजबूत करना, तो ऑटोमेटिकली भाई आपके देश की सुरक्षा हो जाएगी। तो ये भारत की सुरक्षा की एक रणनीति है। तीसरी है दोस्तों अंदरूनी सुरक्षा, यानी कि हमारे को अपने देश के अंदर जो छोटी मोटी जो गतिविधियां हो रही है उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा और उनको भी निपटाना पड़ेगा। तो अंदरूनी सुरक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और लास्ट है कि हमारे को अपनी अर्थव्यवस्था इस तरीके से ग्रो करनी है, अपना विकास हमारे को इस तरीके से करना है ताकि बहुसंख्यक नागरिक जो है उनके बीच में गरीबी जो है ख़त्म हो सके, उनको गरीबी से छुटकारा मिल सके। तो अब क्वेश्चन है हमारा कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या मतलब है। तो दोस्तों जो विकसित देश हैं उनका मानना ऐसा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए, जबकि जो विकासशील देश हैं उनका मानना ऐसा है कि भाई विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए उनको पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी उनकी ज़्यादा है। और विकासशील देश ऐसा भी मानते हैं कि भाई अभी हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट जो है चल रहा है, इसलिए अभी हम थोड़ा बहुत जो पोल्यूशन जो है कर सकते हैं ताकि हमारी कंट्री भी डेवलप बन पाए। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बात करी गई है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। साझी मतलब क्या, कॉमन, यानी कि जिम्मेदारी एक कॉमन है कि पर्यावरण को बचाना है, लेकिन क्या है अलग अलग जिम्मेदारी है, यानी कि आप जो है पर्यावरण को बचाओगे तो लेकिन अलग अलग तरीके से। जिम्मेदारी ज़्यादा किसकी बननी चाहिए, विकसित देशों की, और विकासशील देशों की कम जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यही बात रखी गई है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के अंदर। क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण के मसले पर भारत की क्या भागीदारी है, या फिर भारत ने पर्यावरण को संभालने के लिए पर्यावरण के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो दोस्तों भारत ने क्या करा है, क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भी साइन किए हैं 2002 के अंदर, और उसके अलावा नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी इंडिया के अंदर आई है जो वाहनों के अंदर स्वच्छतर ईंधन को बढ़ावा दे रही है। 2001 के अंदर इंडिया ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी लेकर आया। 2003 के अंदर भारत के अंदर बिजली अधिनियम आया जिसके अंदर पुनर्नवा ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया गया। उसके अलावा दोस्तों भारत के अंदर बायोडीजल का उत्पादन भी किया जाता है, यानी कि ऐसा डीजल जो एनवायरनमेंट के फेवर में होता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता है। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन है कि रियो सम्मेलन क्या है। तो दोस्तों जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ था 1992 के अंदर, इसीलिए उसका नाम रखा गया था रियो सम्मेलन। दोस्तों रियो सम्मेलन के अंदर कई सारे पॉइंट्स उठाए गए थे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, दूसरा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे जो है बचा सकते हैं, तीसरा वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री, यानी कि हम जो है वन वगैरह को कैसे जो है आगे लेके जा सकते हैं, उनके डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर जो है पॉइंट्स के ऊपर जो है डिस्कस किया गया था रियो सम्मेलन के अंदर। और इसके अंदर एजेंडा 21 के ऊपर भी बात करी गई थी। एजेंडा 21 के अंदर दोस्तों टिकाऊ विकास के लिए बोला गया था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमारे को डेवलपमेंट ऐसे करना चाहिए ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है बचे रहें। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात हुई थी रियो सम्मेलन के अंदर। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है और इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में बताएं। तो दोस्तों वैश्वीकरण एक टाइप का प्रवाह है। प्रवाह जो है कई सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे कि वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, और यहाँ तक कि जब मानवों का प्रवाह होता है, यानी कि इंसान जब एक जगह से एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो उसको भी वैश्वीकरण कहा जाता है। अब इसके बात करते हैं राजनीतिक प्रभावों के। तो राजनीतिक प्रभाव के अंदर दोस्तों ये बोला जाता है कि वैश्वीकरण की वजह से जो स्टेट की जो पावर है, यानी कि सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो कम होती जा रही है, क्योंकि सरकार अब दो काम करती है, सिर्फ कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना और देश की सुरक्षा करना, और बाकी काम जो है सरकार अब करती नहीं है। तो ये कई लोग मानते हैं ऐसा कि वैश्वीकरण की वजह से जो सरकार की पावर है वो कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि नहीं, सरकार की पावर कम नहीं बल्कि बढ़ रही है, क्योंकि अब सरकार के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे सरकार अपने नागरिकों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं 1 मिनट के अंदर जुटा सकती है। तो ये इसके राजनीतिक प्रभाव हो गए। दूसरा है आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव के अंदर दोस्तों बोला जाता है कि आजकल जो बड़ी बड़ी जो नीतियाँ हैं वो सारे जो है
तो आर्थिक प्रभावों के अंदर दोस्तों बोला जाता है कि आजकल जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये सब नीतियाँ बनाती है। और ये नीतियाँ जो है इस टाइप से बनाती है जिससे जो पश्चिमी देश है या फिर जो डेवलप कंट्रीज़ है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो और गरीब देशों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगला है हमारा सांस्कृतिक प्रभाव। तो सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर बोला जाता है कि भाई इससे वैश्वीकरण की वजह से कई सारे देशों की संस्कृति जो है वो ख़त्म भी होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जिनका मानना है कि भाई वैश्वीकरण से कोई संस्कृति ख़त्म नहीं हो रही। अगर किसी कल्चर के अंदर, किसी संस्कृति के अंदर दम होगा तो वो संस्कृति अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ग्रो करेगी। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडोनाल्डाइजेशन क्या होता है, मैकडोनाल्डीकरण क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा मैकडोनाल्ड यानी कि पश्चिम का एक खाने पीने की सिस्टम, तो वो जो है आजकल जो है पूरी दुनिया के ऊपर छा रहा है और बाकी के जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो देशों की जो संस्कृतियां हैं वो सब खत्म हो रही है। यानी कि ये मैकडोनाल्डाइजेशन जो है एक चीज़ को दर्शा रहा है कि भाई पश्चिमी संस्कृति जो है वो आगे बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी। तो ये होता है मैकडोनाल्डीकरण। अगला है हमारा कि सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है। तो सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है दोस्तों जब सारी संस्कृतियाँ सिर्फ एक संस्कृति की तरफ बढ़ती है, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जब एक संस्कृति होगी तो हम उसको सांस्कृतिक समरूपता बोलेंगे। यानी कि पूरी दुनिया जो है आजकल सिर्फ एक चीज़ की तरफ जा रही है। जैसे अगर आप लैंग्वेज के बारे में बात करो तो आजकल पूरे लोग, जो सारे लोग हैं, सब इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यानी कि आजकल सांस्कृतिक समरूपता हमारे को देखने को मिल रही है। दूसरा है सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण का मतलब दोस्तों ये होता है कि आजकल जो है ना हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सारी संस्कृतियाँ ऐड होती जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले हम कुर्ता पजामा पहना करते थे, लेकिन अब हम कुर्ता और पैंट पहनते हैं। तो यानी कि क्या है, आजकल हमारी संस्कृति में बहुत सारी नई नई संस्कृतियाँ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसी को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। सांस्कृतिक समरूपता को कल्चरल होमोजेनाइजेशन बोला जाता है और सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण को कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपनी पूरी वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है कवर कर लिया है। हमारे वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।